नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कृषि अध्यादेशों और श्रम कानूनों में संशोधन किए जाने का विरोध। C2 से संबद्ध श्रमिकों ने सांकेतिक गिरफ्तारियां देकर जताया सरकार के खिलाफ रोष। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बाल कल्याण समिति की बैठक। बाल श्रम रोकथाम को लेकर की गई चर्चा। SC/ST कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने गैंग रेप के दोषी 2 व्यक्तियों को सुनाई 20-20 साल की सजा। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में राम मंदिर हेतु समर्पण निधि की राशि एकत्रित करने को लेकर कार्यकर्ताओं को सौंपे गए दायित्व। नवनियुक्त सीओ ने ली ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की गई समीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। SC/ST कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सत्यापाल वर्मा ने गैंग रेप के मामले में 2 व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घर में घुसकर युवती के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में SC/ST कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सत्यापाल वर्मा ने 2 लोगों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 25-25 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदम अदायगी 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दूरीचंद चावलिया ने की। परिवादी पक्ष की तरफ से पैरवी करने वाले वकील प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि जंक्शन थाना क्षेत्र के गाँव रोडावाली निवासी नूरजहां पुत्र शरीफ खां व खुदाबख्श पुत्र दारू खां ने 17 मई 2018 की रात्रि को घर में घुसकर एक युवती के साथ सामूहिक दुराचार किया था। इस संदर्भ में पीड़िता के पिता ने 19 मई 2018 को महिला पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 458, 376, 323, 34 तथा SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जाँच के बाद आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोर्ट में चालान पेश किया। ट्रायल के बाद SC/ST कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश सत्यापाल वर्मा ने आरोपी नूरजहां व खुदाबख्श को धारा 376D में दोष सिद्ध करार पाते हुए गुरुवार को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। दोनों को 25-25 हजार रूपए जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को 2-2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। ये 17/5/18 की घटना है, जिसकी FIR 19/5/18 को पीड़िता के पिता के द्वारा करवाई गई। ये 2 आरोपी हैं नूरजहां और खुदाबख्श। ये पीड़िता के घर में रात्रि के समय घुस गए और सामूहिक बलात्कार की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया, जिस पर पीड़िता के पिता ने FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चालान पेश किया। हमारी प्रोसिक्यूशन की तरफ से 13 गवाह न्यायालय में प्रेषित करवाए गए। कोर्ट ने हमारे बयानों से, हमारे गवाहों से और जो सबूत हमने पेश किए थे उनसे कन्विंस होकर के आज इन दोनों मुलजिमानों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना और अदम अदायगी जुर्माना 1 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा। श्रम कानूनों में संशोधन व कृषि अध्यादेशों के विरोध में गुरुवार को C2 से संबद्ध श्रमिकों ने जंक्शन में गिरफ्तारियां देकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। वापिस लो। कृषि अध्यादेशों में श्रम कानूनों में किए गए मजदूर विरोधी संशोधन वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 के बैनर तले मजदूर संगठनों के सैकड़ों सदस्यों ने सांकेतिक गिरफ्तारियां दी। सांकेतिक गिरफ्तारियां देने वालों में काफी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी। गिरफ्तारियों से पूर्व मजदूर संगठनों के सदस्यों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने व मजदूर विरोधी तीनों लेबर कोड्स समाप्त करने सहित 11 सूत्री मांगों का राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाए गए तीनों कृषि कानून किसान व मजदूर के साथ आमजन के खिलाफ हैं। सरकार अंबानी, अडानी जैसे कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए यह अध्यादेश लेकर आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक हो चुकी है। कारपोरेट घरानों के भले व फायदे के लिए देश को बर्बाद किया जा रहा है। किसान बर्बाद होगा तो मजदूरों का रोजगार भी खत्म हो जाएगा। मंडियां समाप्त कर ठेका प्रथा लागू की जा रही है, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से पूंजीपति असीमित खाद्य वस्तुओं का भंडारण कर उन्हें महंगी कीमतों पर जनता को बेचेंगे। अनाज मंडियां बंद होने से किसानों को फसलों की पूरी कीमत नहीं मिलेगी तथा मजदूरों को भी काम नहीं मिलेगा। ठेका खेती किसानों को ही बर्बाद नहीं करेगी, अपितु आमजन पर भी इसका असर पड़ेगा। इस मौके पर मनीराम मेघवाल, ओम स्वामी, मलकी सिंह, इकबाल खान, शेर सिंह, रामेश्वर वर्मा, महेंद्र सिंह, गुणायब सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। अगर देश के अंदर मजदूर की बात करने वाला, किसान की बात करने वाला
नौजवान की रोजगार की बात करने वाला अगर नक्सलवादी है, खालिस्तानी है, अगर वो पाकिस्तानी है, तो यही है कि जो टाटा की बात करेगा, बिरला की बात करेगा, अंबानी और अडानी की बात करेगा, वो देशवासी है। हमारा जो प्रोग्राम था, ये जो मोदी सरकार है, ये सितंबर माह के अंदर जो 3 कृषि अध्यादेश लेके आई है और जो एक देश के अंदर राष्ट्रव्यापी बन चुका है एक किसान आंदोलन, उसके समर्थन में हमारा किसानों का समर्थन था आज का दिन। हम और हमारी महिला समिति ये चाहती है कि जो ये तीनों कृषि काले कानून है जो किसानों के विरोध में बनाए गए हैं, निश्चित तौर पे इसमें किसान की मौत है। ये तीनों कृषि काले कानून है, ये रद्द होने चाहिए और जब तक ये रद्द नहीं होता है और जब तक किसान आंदोलन चलेगा, हमारी भागीदारी इसमें लगातार रहेगी, जारी रहेगी। और जब तक इस तीनों काले कानूनों को रद्द नहीं किया जाता, हम इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। हमें हमारा संगठन, हमारी पार्टी, संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आदेश देगा, हम उस आदेश की पालना। आज का कार्यक्रम हमारा एक तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिला कलेक्टर महोदय के आगे धरना और प्रदर्शन, और अभी जो यहाँ का ये गिरफ्तारियां देने का। जंक्शन स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में बाल कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बाल श्रम की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। बाल कल्याण समिति की एक बैठक जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों सहित समिति सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान जिले में बाल श्रम की रोकथाम को लेकर समिति सदस्यों से सुझाव मांगे गए। समिति सदस्यों ने बताया कि होटलों पर बच्चों से बाल श्रम करवाया जा रहा है। इन होटल संचालकों को बाल कल्याण समिति की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके बाद यदि किसी होटल पर कोई बच्चा बाल श्रम करता पाया गया तो उक्त संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समिति सदस्यों का कहना है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर ही बाल कल्याण समिति का गठन किया गया था। बाल श्रमिकों की देखरेख का दायित्व भी बाल कल्याण समिति का ही है। आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, उसमें मैंने ये सुझाव दिया है भाई जो ये होटलों पर बच्चे, जो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, उनका एक बार उनको नोटिस दिया जाए ताकि ये जो है बच्चे है जो शिक्षा से जुड़ सके। मीटिंग में एजेंडे तो यही था भी जो बाल श्रम हो रहा है, जो ये बाल श्रमिक लगे हुए हैं, इनको मतलब इनकी जो देख रेख की जाए। तो कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली है तो बढ़िया रहा। बाल कल्याण अधिकारी अमरचंद जी और बाकी सभी विभागों से आए हुए थे, कृषि विभाग से थे, शिक्षा विभाग से थे। मेरा तो यही प्रयास है, मैंने इनको ये कहा है भी जो अपने जो ये होटल चल रहे हैं या इनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, होटलों की मिठाई वगैरह बनाने की, इन पे जो छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, उनको है जो होटल मालिकों को या रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, उनको नोटिस वगैरह दिया जाए भी आप इन बच्चों से न करवाएं काम, ताकि ये बच्चे ये देश के भविष्य हैं, ये देश का भविष्य खराब कर रहे हो आप। इसलिए मैंने मेरा सुझाव दिया है। नगर परिषद में निर्माण मद में अटकी राशि के भुगतान की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पूर्व पार्षद महेश शर्मा का अनशन गुरुवार को राशि के शीघ्र भुगतान के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। नगर परिषद के निर्माण मद में अटकी राशि का भुगतान नहीं होने के विरोध में जंक्शन के वार्ड संख्या 6 में अनशन पर बैठे पूर्व पार्षद महेश शर्मा का अनशन आज समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि शहर के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा नगर परिषद बोर्ड से उक्त अनशन को लेकर बातचीत की गई थी, जिस पर नगर परिषद ने उक्त राशि का भुगतान शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया है। पूर्व पार्षद का अनशन तोड़वाने गए प्रतिनिधि मंडल में शामिल शिवरतन खड़गावत ने बताया कि महेश शर्मा भाजपा से संबद्ध पार्षद है। वार्ड में लंबे समय से अदर जूल में पड़े विकास कार्यों को लेकर उन्होंने अपनी निजी आय से यह सोचकर भुगतान किया था कि नगर परिषद मद से उन्हें भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद नगर परिषद बोर्ड बदलने पर पूर्व पार्षद महेश शर्मा की राशि नगर परिषद में अटक गई। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इस संदर्भ में कई बार अवगत करवाए जाने के बाद भी जब पूर्व पार्षद की सुनवाई नहीं हुई, तब उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। नगर परिषद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बात कर उक्त अटकी हुई राशि का शीघ्र भुगतान करवाने के आश्वासन पर आज पूर्व पार्षद का आमरण अनशन समाप्त करवा दिया गया। आज अभी सभी भाई बंधु घर पे आए और इन्होंने बताया, ये एक प्रतिनिधि मंडल कह सकते हैं अपने एक रूप में वहाँ गए। उन्होंने सुमित जी से बात की और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं प्रयास करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ भुगतान कर देंगे और जैसे जैसे कुछ पैसा आएगा तो जल्दी ही जो बकाया भुगतान है वो करवा देंगे। तो ये प्रतिनिधि मंडल के आश्वासन पर आज
जो आमरण अनशन मेरा चल रहा है 4 दिन से, वो इन सब की उपस्थिति में मैंने त्याग दिया। मेरा पूर्व में भी ना तो सभापति महोदय से किसी प्रकार का गतिरोध रहा है और हम आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मैं भी बड़े भाई की तरह उनका सम्मान करता हूं, चाहे सुमित जी हैं। मेरा किसी प्रकार का कोई वैसे गतिरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है। और एक ये जो पेमेंट को लेकर के थी, बिल्कुल ये बात तो है कि आज चारों ओर विकास का काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो पैसों की समस्या तो रहती है। परंतु मेरी भी जो समस्या थी उसके लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा था। और आज सभी लोग साथ हैं, सभी ने मिलकर के नगर परिषद में भी बातचीत की है सभापति महोदय से और उन्होंने आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही आपकी भुगतान कर देंगे। वार्ड नंबर 6 के पार्षद महेश जी शर्मा, जो कि पहले बीजेपी के राज में थे और इनका कोई वर्क जो इन्होंने करवाना था ठेकेदारों से, वो ठेकेदारों ने बिना अपने पास पेमेंट न होने की वजह से करवाया नहीं। तो इन्होंने खुद ने आश्वासन दिया भी मैं पार्षद हूँ, मैं तुम्हारा करवा दूंगा। तो उन्होंने कहा जी आप सामान दिला दो, हम काम कर देंगे। तो उन्होंने इसी भी पे क्यों जनता का भी उनके ऊपर प्रेशर था और ये सोच के थे कि ठीक है मैं पार्षद हूँ, काम है, काम पेमेंट तो मिल ही रही थी, मिल ही जाएगा। पर वो उसके बाद सरकारें बदल गई और मिल गई, कुछ तो पेमेंट हुआ और बाद में वो पेमेंट रुक गया इनका। उसकी वजह से इनको लोग परेशान करेंगे। मटेरियल तो इन्होंने दिलाया, जिम्मेवारी इनकी थी, ठेकेदारों की तो कोई जिम्मेवारी थी नहीं। काम भी बढ़िया है, हमने भी देखा भी काम बहुत बढ़िया है। आज भी कोई जाके देख ले, मेरे को लगता है 6 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा बढ़िया काम उस टाइम का हुआ है। अब तो जो चल रहा है वो ठीक है, गणेश जी देख रहे हैं, काम अब भी बढ़िया हो रहा है, खूब काम हो रहा है। तो अब क्या, कुछ तो पहले की पेमेंटें बहुत हैं, 30 करोड़ रुपए तो पहले जो सरकार गई है वो पेंडिंग छोड़ गई। अब 40 करोड़ के इन्होंने कर लिया। मेरी खुद की बात हुई है सुमित जी रेणवा से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी हम पेमेंट कर देंगे। हम आगे भी करते जा रहे हैं, पहले भी करी है, आगे भी कर देंगे। थोड़े हम टाइट चल रहे हैं, जो भी पैसा जो आता जाएगा हम पेमेंट कर देंगे। हमें पेमेंट के लिए ना तो पहले इनको मना किया था, ना भी आज मना कर रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है कि ये अपना अनशन तोड़ दें और इसी में है। हम लोग भी जो सारे अभी खड़े हैं, सारे आश्वासन इनको दिया है कि हम जाके बात करके म्यूनसिपैलिटी से जैसे भी सुविधा होगी, पेमेंट तो म्यूनसिपैलिटी जैसे सुविधा होगी वैसे ही देगी, कोई घर से तो कोई देगा नहीं, जैसे आती जाएगी वैसे होती रहेगी। विश्व हिंदू परिषद की बैठक गुरुवार को टाउन में आयोजित की गई। बैठक में अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए समर्पण निधि की राशि एकत्रित करने को लेकर कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे गए। विश्व हिंदू परिषद की जिला कार्यकारिणी की बैठक गुरुवार को टाउन स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में आयोजित की गई। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने बताया कि करीब 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं। उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए राम जन्मभूमि निर्माण तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर प्रत्येक परिवार से समर्पण निधि की राशि एकत्रित की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में समाज इतना व्यापक है कि कुछ लोग मिलकर भी राम मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं, परंतु श्री राम मंदिर से देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में राम जन्मभूमि निर्माण तीर्थ क्षेत्र समिति द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक हिंदू परिवार से मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि के रूप में सहयोग राशि एकत्रित की जाएगी। इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता घर घर जाकर समर्पण निधि की राशि एकत्रित करेंगे। जैसा कि सभी को विदित है, 500 सालों के संघर्ष के बाद श्री राम जी अयोध्या में विराजे हैं। उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि निर्माण तीर्थ क्षेत्र का आह्वान हुआ है कि हर परिवार से हमें एक समर्पण निधि जो है इकट्ठा करनी है। जैसा कि विदित है कि हमारा समाज इतना व्यापक है और कोई भी अकेला भी इस मंदिर का निर्माण करवा सकता था, लेकिन सभी ने यह तय किया कि ऐसा सही नहीं रहेगा। इस मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति का धन जो है समर्पित होना चाहिए, मन समर्पित होना चाहिए, जिससे यह केवल मंदिर ना होकर के यह राष्ट्र मंदिर बने। इसी के प्रयास के लिए हम लोगों ने यह इतना बड़ा जो कार्यक्रम है यह आयोजित हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हर कार्यकर्ता घर घर जाकर के यह धनराशि इकट्ठी करेगा, जिसका जितना समर्पण होगा उस हिसाब से हम सभी का सहयोग लेकर के इस भव्य मंदिर के निर्माण का स्वप्न साकार करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी
कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला परिषद के नवनियुक्त सीईओ रामनिवास जाट ने गुरुवार को टाउन में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। नवनियुक्त जिला परिषद सीईओ ने गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में सीईओ ने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की गत वर्षों की क्रियान्विति की समीक्षा की। सीईओ ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से बिना किसी दबाव ईमानदारी से काम करने की बात कही। पंचायती राज की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। सीईओ ने बताया कि फिलहाल ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को समस्त ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा निस्तारण को लेकर चलाई जा रही योजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही नरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में जरूरतमंद लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत चलाए जा रहे पूरा काम पूरा दाम पखवाड़े के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कहा गया है। आजकल चपरासी का ट्रांसफर भी सरकार से होता है। अपने यहाँ पर पंचायत समिति या जिला परिषद में इस टाइप का कोई भाव नहीं है कि हम रोज ट्रांसफर कर सकें, इसलिए जहाँ आप हो वहाँ पर अच्छी तरह काम करें। और जैसे ज्यादा विशेष परिस्थिति है तो उसमें हमारे जिला परिषद में एक प्रशिक्षण शिविर है, उसमें न तो हम एपीओ करते हैं, न कोई सस्पेंड वाला, न ट्रांसफर, न कोई कार्य व्यवस्था है। उस प्रशिक्षण शिविर में हम बुलाते हैं और वहाँ पर जब तक वो प्रशिक्षण देकर के पक्के नहीं हो जाते काम करने के लिए, वो उसी में रहना पड़ेगा। उसमें कोई सरकार या कोई राजनीति भी नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेनिंग देना हमारा अधिकार है। इसलिए जो पंचायत राज का सिस्टम जानते हैं, पंचायत राज में जो काम करने का जो तरीका है आम जनता की ढूंढना पड़ेगी। कोई प्रकार की शिकायत आती है तो धारा 1064 टोल फ्री नंबर है, एसीडी के इंजीनियर या एसीडी हेड है, उनके टोल फ्री नंबर है, वो हर जगह में प्रसारित करता हूँ। किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है या आरटीआई सूचना अधिकार के तहत किसी में आती है, आज का आरटीआई मना कर रहे हैं, हम सूचना नहीं देते तो उनको घुमा दे सकते, आरटीआई अधिकार है और मैं खुद आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। इसलिए आरटीआई या किसी प्रकार की भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की गैर कानूनी तरीके से पद का दुरुपयोग करना, तो ये इसकी निगरानी के लिए हमारा इस टाइप की मीटिंगें लेंगे और मीटिंग लेकर के और जो पंचायत राज की जो स्कीम्स के बारे में वर्तमान में जो नए सरपंच बने हैं या पुराने सेक्रेटरी लोग हैं, उनको जो नई स्कीम्स आई है और ट्रेंड आई है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और यहाँ की लोकल समस्याओं के बारे में
फीडबैक लेकर के उस आधार पर हम पूरे जिले के लिए इस टाइप की योजनाएं बनाएंगे जो आगामी जनरल बॉडी जिला प्रतिनिधि साधारण सभा होगी उसमें उसका प्रस्ताव करके और कुछ स्कीम को अधिक ढंग से लागू कर सकें, ये पूरे प्रयास करेंगे। अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में कचरा निस्तारण है और स्वच्छता के लिए जो योजनाएं चल रही है वो हमारी प्राथमिकता है। उसके बाद नरेगा में लोगों को अधिकाधिक रोजगार दें और स्थायी संपत्ति का सृजन हो। नरेगा और स्वच्छ भारत मिशन टॉप प्रायोरिटी है। अभी तो पंचायत समिति हनुमानगढ़ की जो मीटिंग थी ब्लॉक की मीटिंग है, उस मीटिंग में हमारा पिछले 5 साल का जो काम हुआ था फीडबैक और नए तब्दीली की जो प्लान बना के देनी है उसकी एक तैयारी थी और परिचय बैठक थी। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को मनरेगा मेट प्रदेश संघ के सदस्यों ने पंचायत समिति विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा मेटों को पैनल व रोटेशन के आधार पर लगाने की मांग को लेकर गुरुवार को मनरेगा मेट प्रदेश संघ राजस्थान के बैनर तले मेटों ने पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत चोहिलावाली, बहलोल नगर सहित कई अन्य ग्राम पंचायतों में मेटों को रोटेशन के आधार पर नहीं लगाया जा रहा। ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ सहायकों को मस्ट्रोल तक बांटने नहीं दिए जा रहे। सरपंच व सरपंच प्रतिनिधियों के मनमाने तरीके से मस्ट्रोल बांटे जाते हैं। उन्होंने मांग की कि मेटों को रोटेशन के आधार पर लगाया जाए, साथ ही मस्ट्रोल ब्लॉक कार्यालय से आवंटित किए जाएं। संगठन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन पंचायत समिति कार्यालय का बेमियादी घेराव करने का कदम उठाया जाएगा। इस मौके पर संघ के प्रदेश महासचिव विनोद गोदारा, पोखरमेव, मुकेश स्वामी, बद्री प्रसाद, ताजूराम, पवन कुमार, बलराज, राम कुमार, नीलम, मांगीलाल, संदीप, चंद्रकला, सुमन, रोशनी, रमेश कुमार, इंद्रजीत, प्रेम कुमार, राजेंद्र, ब्रजलाल, भूराराम, गणपत राम, सुभाष चंद्र सहित कई मनरेगा मेट मौजूद थे। आज मनरेगा मेटों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर श्रीमान वीडियो साहब से मुलाकात की गई, क्योंकि कुछ ग्राम पंचायतों में मेटों को बिना किसी पैनल और बिना किसी रोटेशन के आधार पर सरपंच और सरपंच पति अपनी मनमाने तरीके से करते हैं। और कुछ पंचायतों में बड़ी शर्म की बात है कि ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी को भी मस्टोल तक बांटने नहीं देते हैं और अपनी मनमर्जी के अनुसार मस्टोल बांटते हैं। इस बात से लेकर आज हमने वीडियो साहब से मुलाकात करी है कि साहब इस समस्या का समाधान तभी होगा कि इसका जो मस्टोल है पूरी पंचायत का तो यहाँ से ब्लॉक कार्यालय से आवंटित किए जाए। अगर ब्लॉक कार्यालय से आवंटित नहीं किए जाते हैं तो मजबूरन बस होकर हमारे संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन घेराव किया जाएगा। जिस प्रकार ग्राम पंचायत बहलोल नगर है, चोइलावाली है, रैयावाली है, ब्लॉक की और सारी बहुत पंचायतें हैं, पंचायतों में हो रहा है। ग्वारगम के थैलों को खुर्द-बुर्द करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को जंक्शन पुलिस ने गुरुवार को जेल भिजवा दिया। ट्रक में भरकर ले जाए गए ग्वारगम के 600 थैलों का गबन करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने गुरुवार को आरोपी ट्रक चालक को न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया। आरोपी दिनेश उर्फ दीनदयाल पुत्र भगवानाराम निवासी मुंडवाड़ा पीएस सदर सीकर का रहने वाला था। आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी कंपनियों से माल लेकर खुर्द-बुर्द कर देता था। उसके खिलाफ पूर्व में भी माल खुर्द-बुर्द करने के आरोप में कई मामले थानों में दर्ज हैं। मुकदमा था 716 नंबर मुकदमा है, जिसकी तफ्तीश मेरे पास थी। मैंने पूर्व में 600 बोरी गम ग्वार का था जो बरामद किया था, जिसका मुलजिम अभी गिरफ्तार किया था। उसको आज मैं जेसी के लिए पेश किया मजिस्ट्रेट साहब को, जिन्होंने जेसी का आदेश फरमाया, जेल भेज दिया। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में गुरुवार को बीएसटीसी अभ्यर्थी संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संघ द्वारा किए जा रहे संघर्ष को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बीएसटीसी अभ्यर्थी संघ की एक बैठक गुरुवार को टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। बैठक में रीट में बीएड को शामिल किए जाने के विरोध में हाल ही में हुए आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार द्वारा रीट परीक्षा में बीएसटी के साथ बीएड को भी शामिल किया जा रहा था। इसके विरोध में बीएसटी अभ्यर्थियों द्वारा जयपुर में आंदोलन किया गया। जयपुर के आंदोलन में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महेंद्र शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सरकार के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई में एसएफआई ने बीएसटी के विद्यार्थियों के समर्थन में संघर्ष करते हुए गिरफ्तारियां दी। इस दौरान बीएसटी अभ्यर्थियों ने एसएफआई के महेंद्र शर्मा का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन भी किया। एक दिन एक रात मेरे से 5 साथियां जेल में रहे, जयपुर के, और हमने साहब से प्राइवेट जगह पूरे हमने नेतृत्व किया, जिसका परिणाम उसके 6 दिन बाद पूरे राजस्थान के अंदर पूरी राजस्थान की मीडिया ने जिस तरीके ने 20 के हिस्से की बात को रखा, 20 के अधिकार की बात को रखा, उसका परिणाम यह आया कि हम सड़क पर लड़े। तो ये लड़ाई जीतनी बहुत मुश्किल थी हमारे लिए, बहुत असंभव काम था। ये हमारे साथ आए और साथ आने की वजह से और लोग साथ में जुड़े।
जिस वजह से आज हमने लड़ाई जीती है। अभी ये लड़ाई अधूरी है, जैसा कि इन्होंने बताया, पूरी तब होगी जब हम टीचर बन जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा रीट लेवल फर्स्ट के अंदर बीएसटीसी के साथ में बीएड को शामिल किया जा रहा था, लेकिन हमने एक संगठन बनाया, उसकी बदौलत हम संघर्ष कर रहे थे। उसके अंदर महेंद्र जी शर्मा SFI से हमारे को बहुत साथ मिला और उन्होंने हमारे लिए हनुमानगढ़ से जयपुर के लिए हमारे साथ गए और एक दिन और रात वहाँ पर जेल में भी हमारे लिए रहे और हमारे साथ में इन्होंने बढ़ चढ़ के संघर्ष किया और आखिर में हमारे को इसमें सफलता मिली और हमारे को राज्य सरकार ने हमारे पक्ष में फैसला लेते हुए बीएसटीसी को रीट लेवल फर्स्ट के अंदर प्राथमिकता दी और बीएड को रीट लेवल सेकंड के अंदर ही रखा। उसके अंदर फर्स्ट लेवल के अंदर जो है उसके अंदर सिर्फ बीएसटीसी ही रखा गया है। पूरे राजस्थान के अंदर बीएसटीसी के भर्ती के अंदर जो कुठाराघात किया राजस्थान सरकार ने बीएड को शामिल कर करके, जिस तरीके से बीएसटीसी पर जो हमला किया था उसके खिलाफ हम लड़े। रीट लेवल फर्स्ट में सिर्फ बीएसटीसी की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, उसको लेकर के हम लड़े। राजस्थान में नेतृत्व किया, हमारे छात्र संगठन SFI के तौर पर हम पूरे राजस्थान का नेतृत्व किया और आखिर में राजस्थान सरकार को झुकाया और रीट लेवल फर्स्ट के अंदर बीएसटीसी को हिस्सा उसका दिलवाया और बीएड को बाहर किया। इसलिए आज स्वागत कार्यक्रम रखा। हम तो विद्यार्थी को यही कह रहे हैं कि जब तक मंजिल ना मिले रुकना मत, जब तक नौकरी ना मिले रुकना मत, पढ़ाई में ध्यान रखो, अपनी किताबें पढ़ो और आगे बढ़ो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।